नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल इंडियन एक बार फिर से अपने योर डिजिटल ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने पार्ट 4 चैप्टर 2 चैप्टर का नाम गति अर्थात चैप्टर 2 पार्ट 4 मोशन, उसके अंतर्गत हमने न्यूटन्स के गति विषयक संबंधित नियम का अध्ययन किया था, जिसमें यह बताया गया था कि न्यूटन्स ने गति के संबंध में 3 नियम दिए। और पहला नियम आपका कहता था, एक बार रिकैप करा के फिर आगे बढ़ते हैं। पहला नियम आपका कहता था, यदि कोई वस्तु स्थित है तो स्थित रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, या आप ऐसा कह सकते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन्स का सेकंड नियम या बल कहते हैं। उसमें आपको प्रतिपादित करके दिखाया गया था कि F equal to dp upon dt, we put the value of p, dmv upon dt, m dv upon dt, and dv upon dt is equal to acceleration m a। क्या हो गया था? m a। और हमने आपको की पॉइंट में ये बताया था, बल के नियम का परिभाषा न्यूटन्स का प्रथम नियम देता है और बल के नियम का व्याख्या न्यूटन का सेकंड नियम करता है। उसके बाद हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। उसमें ये बताया गया था, एवरी एक्शन इज इक्वल टू एन अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया बल होती है। जैसे कि एक चाटा मैं आपको खींच के मारूं तो आप सामने वाले को भी एक चाटा खींच के मारेंगे, अर्थात आपने भी एक मारा, हमने भी एक मारा, लेकिन देखेंगे डायरेक्शन चेंज रहेगा। अगर हम आप आमने सामने खड़े हैं तो हम आपको मारेंगे, आप किसी और को मारेंगे, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है बाबू, चेंज होता है। जैसे कि आपको हमने ये भी बताया था, बाल्टी और रस्सी के जरिए से कुएं से पानी का बाहर आना, बंदूक से गोली चलाना और उसका पीछे झटका देना, और आपका ऐसे कई उदाहरण हमने आपको बताए थे। आज के पार्ट 5 वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे मोमेंटम। क्या पढ़ाएंगे? मोमेंटम अर्थात संवेग। संवेग क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? संवेग देखिए, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है। क्या है बाबू? वस्तु है। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? यम है। अगर यही वस्तु गति कर दे, अगर यही द्रव्यमान v वेलोसिटी से गति करता है, तो किसी वस्तु में उपस्थित संपूर्ण द्रव्यमान और उसमें होने वाले गति या उसमें उत्पन्न होने वाले गति के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात संवेग कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। क्या कहेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स मास and its velocity is known as momentum। और फिर इसका यूनिट्स क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, ये बातें हम आज आपसे जानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में
इसका मात्रक भी हमने निकाल के दिखाया है और इसका बीमा भी हमने निकाल के आपको दिखाया है। इसके भी पहले दूसरे लेक्चर में इंट्रोडक्शन के छोड़ के पार्ट 1 वाले चैप्टर में हमने आपको बीमा संबंधित कुछ नियम, कुछ फार्मूला लिखवाए हैं, भौतिकी विज्ञान संबंधित कुछ फार्मूला, वहां पर भी संवेग और आवेग की बातें किया गया है। और इसी क्रम को आगे रखते हुए इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेग, इंपल्स। क्या पढ़ेंगे बाबू? आवेग, इंपल्स। आवेग क्या होता है? बाय वन गेट वन फ्री के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। अर्थात इन इंग्लिश मीडियम वी कैन से दैट द रेट ऑफ change of momentum is known as impulse. The rate of change of momentum is known as impulse. देखिए, हमारा संवेग आवेग एक प्रकार का संवेग ही है। इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आशा है कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। और इसको एक प्रकार से और डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, किसी भी डेफिनेशन में अगर फॉर्मूला पाया जाता है तो उसको दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक परिभाषा के अकॉर्डिंग अर्थात डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने संवेग के विषय में आपको बताया, किसी वस्तु में उपस्थित संपूर्ण द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न होने वाले वेलोसिटी ही हमारा क्या है? संवेग है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मतलब किसी वस्तु में द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बाबू? संवेग कहते हैं। तब आपका इसके आगे हम बढ़ते हैं आवेग। इसी प्रकार देखिए, मैंने आपको यह बताया संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं जब किसी वस्तु का बल हमारे ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर अल्प समयांतराल के लिए लगता है, उसी को हम आवेग कहते हैं। अर्थात जैसे ये मान लो बॉल है, यहां हम कैच ले रहे हैं। अब ये बॉल आएगा, हम कैच लेंगे तो यहां पर जो बॉल का फोर्स है हमारे हाथ पर ज्यादा लगेगा। अब इसी को आवेग में बदलने के लिए, जैसे कि अगर बॉल ऊपर से आराम कैच लेना चाहते हैं तो कैच लेते समय हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। क्यों? जब ये ज्यादा समय लेगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगा। जब इसका वेलोसिटी घटेगा, जब ये किसी वस्तु पर गिरेगा तो इसका क्या होगा? फोर्स बहुत कम अप्लाई करेगा। हम ऐसे कह सकते हैं जब हम किसी वस्तु पर बहुत कम समयांतराल के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी को आवेग कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। अब चलिए आप लोग लिख लेंगे। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार। जनरली हम लोग अगर जब जनरल साइंस पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, तो अगर हम जैसे चैप्टर पढ़ देंगे प्रक्षेप गति, तो प्रक्षेप गति का एक अलग सा चैप्टर है, वृत्तीय गति का एक अलग सा चैप्टर है। तो यहां पर हम इंपॉर्टेंट को मद्देनजर रखते हुए कितने कम में हम कितने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, उस लेवल से हम यहां आपको पढ़ाएंगे और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए संवेग, मोमेंटम।
मोमेंटम। लिखेंगे द्रव्यमान और वेग के कारण, द्रव्यमान और वेग के कारण वस्तुओं में जो विशेष गुण उत्पन्न होते हैं, वस्तुओं में जो विशेष गुण उत्पन्न होते हैं, वस्तुओं में जो विशेष गुण उत्पन्न होते हैं उसे हम संवेग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अर्थात कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें होने वाले वेग के कारण जिस वस्तुओं में कुछ क्रिया होती है उसी को हम संवेग कहते हैं। और करके लिखना उसके नीचे, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन बन जाएगा। अर्थात P इज इक्वल टू mv, जहां m हमारा वस्तु का द्रव्यमान, v हमारे वस्तु की वेलोसिटी। देखिए अब ये आप लिख लीजिएगा, हेडिंग डालेंगे मात्रक। चलिए इसका मात्रक क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी कैन गेट, हम फॉर्मूले के थ्रू इसे पा सकते हैं। अब ये बताइए, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। अगर हम आपसे पूछें कि मोमेंटम का मात्रक, संवेग का मात्रक क्या होता है, आपके माइंड में तुरंत बन जाना चाहिए। नहीं भी बनता है कोई टेंशन नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं कराना है। यू नीड टू टेक पॉइंट, आपको यू नीड टू मेक इट अंडरस्टैंड। आप अब खुद ही निकाल लोगे। देखिए कैसे। मास का क्या होता है? द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होता है बाबू? मीटर प्रति सेकेंड। तो हम कह सकते हैं और लिख के केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया क्या? मात्रक। इसका कोई बीमी सूत्र पूछे तो बीमी सूत्र के लिए अगर हमें मात्रक मालूम है तो बीमी सूत्र भी हमारा निकल जाएगा। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो हमारे प्लेलिस्ट में या आप डालेंगे योर डिजिटल स्टडी, यूट्यूब में जाके सर्च करना, वहां पर आपको 7 से 8 वीडियो अपलोड मिलेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करना, आपको मात्रक और बीमा के सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। जो आपको इस चैप्टर से दुख घेर के रखा हुआ है, आई होप इट विल बी अवे फ्रॉम यू। देखिए बीमी सूत्र, ये किलोग्राम का बीमा क्या होता है बाबू? बताइएगा। एम होता है। मीटर का बीमा क्या होता है? एल होता है। सेकंड का बीमा क्या होता है? टी होता है। -1 है तो -1 लगा देंगे। अर्थात कोई पूछता है बीमी सूत्र MLT-1, तो आप उतार लीजिएगा।
इंग्लिश में से वाले डेफिनेशन सुन लीजिए, आप लिख लीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। और आप लिख लेंगे द यूनिट ऑफ मोमेंटम दिस एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इट। ओके, आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे बाबू, आवेग, इम्पल्स, लिखिएगा। जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए, जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए लगाया जाता है तो जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए लगाया जाता है तो उसे आवेग कहते हैं। उसे आवेग कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, when a force is applied on an object for very नहीं लगाएंगे, for shortest time, क्योंकि वो खुद ही शॉर्ट और शॉर्टेस्ट ही एक प्रकार का वेरी शॉर्टेस्ट है, is known as impulse। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आए तो हम आपको एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कोई भी वस्तु हुआ उस पर हम कम समय अंतराल के लिए बल लगाते हैं तो वही हमारा आवेग होता है। तो देखिएगा, आवेग का फॉर्मूला होता है I = F del T। देखो, हम यहां से भी कह सकते हैं, हमने क्या कहा, किसी वस्तु पर जब हम कोई बल लगाते हैं, डेल टी का मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम, मतलब जब किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। अब देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आवेग का मात्रक और संवेग का मात्रक बराबर होते हैं। आवेग का बीमा संवेग का बीमा बराबर होते हैं। फिलहाल आप कहेंगे सर P = mv होता था, I = F and del T होता है, तो कैसे बराबर होंगे? तो इस चीज को हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे बाबू। हेडिंग डालना ऐसे मात्रक, उसी में सब हेडिंग डालना। इसका क्या होता है न्यूटन होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। बाबू, न्यूटन का होता है किलोमीटर सेकंड स्क्वायर। यस है, यस लगा दो, यस यस कट्टम कुट्टम, केजी मीटर प्रति सेकेंड और केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हमें यह देखने को मिलता है आवेग का मात्रक संवेग के बराबर है। और आपको देखिए यहां पर हमने प्रूफ करके दिखाया, यहां से भी हमने बताया था, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स बताया था ना। तो देखिए बराबर हुए,
तो हम बाय 1 गेट 1 फ्री के अकॉर्डिंग अगर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट बराबर होता है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपस में बराबर होंगे, मींस उसके डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसे ही होंगे। तो डायमेंशन भी आप लिख लेंगे बीमा, वही होगा MLT-1 लिख लीजिएगा। अब एक की पॉइंट लिखिएगा, हम आपको करके दिखाएंगे। अपने लेक्चर में मैंने ये भी बोला कि संवेग परिवर्तन का दर ही हमारा क्या है बाबू, आवेग है। तो आप कहेंगे ऐसा स्थिति तो कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन आपको यहां से गेस कर लेना चाहिए उसका मात्रक समान, बीमा समान, कहीं ना कहीं संवेग आवेग में कोरिलेशन है, एक दूसरे के जैसे हैं। देखिएगा बाबू, F बराबर क्या होता है, यम ए। हम ए को V माइनस यू अपान टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है बदलता रहता है, गति कम ज़्यादा होते हैं, वही हमारा एक्सेलरेशन है। तो हम इसकी जगह वैल्यू रखेंगे V माइनस यू अपॉन टी, F बराबर, अब इसको हम डेल V लिख सकते हैं, तो M डेल V अपॉन डेल टी। और बाबू ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बताएं आप, इसे डेल टी को अगर हम यहां भेज देंगे डेल वी हो जाएगा और P अपॉन एम वी होता था। अब V हमारा थोड़ा है तो P भी हमारा थोड़ा होगा, तो F इंटू डेल टी इक्वल टू ऐसे लिख देंगे डेल P। तो देखिएगा ये किसका है फॉर्मूला, I बराबर F इंटू डेल टी होता था इम्पल्स का, और I इक्वल टू डेल P, ये प्रूफ हुआ। तो लिखेंगे आवेग बराबर संवेग संरक्षण का नियम, आवेग बराबर संवेग संरक्षण का नियम लिख लीजिएगा। अब आप आवेग का उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्स। तो लिखिएगा क्रिकेट के खेल में तेजी से आते हुए गेंद को पकड़ते समय, क्रिकेट के खेल में तेजी से आते हुए गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। क्रिकेट के खेल में तेजी से गेंद को आते समय उसे पकड़ने के लिए खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। दूसरा पॉइंट लिखना बाबू, मिट्टी का पात्र फर्श के अपेक्षा मिट्टी पे गिरने पर ह्रास का ना होना, कमी का ना होना,
देखिएगा, जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया, बॉल ऐसे काफ़ी तेज से आ रहा है, हम कैच ले रहे हैं। अगर हम बॉल को कैच ऐसे करेंगे तो बॉल काफ़ी तेज से हमारे हाथों पे लगेगा। अब ये वेलोसिटी, ये आने वाला वस्तु हमारे हाथ पर कम फोर्स लगाए तो इसको क्या करेंगे, ये ताकि ज़्यादा दूरी अपनाए। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाओ, खूब तेज सा फोर्स लगा दो, उसके बाद मैं आपको कहूँ अब फोर्स लगाओ, तो आप कम फोर्स लगाएंगे। या तो मैं सपोज दैट मुझे यहाँ से 4 किलोमीटर जाना है, फिर मुझे कोई 6 किलोमीटर जाने को कह दे, तो मैं 4 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करूँगा, उसके बाद मेरे शरीर में जो मैं किसी वस्तु का फोर्स लगाना चाहूँ तो 6 किलोमीटर की अपेक्षा ज़्यादा लगाऊंगा और 6 किलोमीटर वाला कम लगाएगा। अर्थात अगर इसके दूरी को, मतलब ये जो आ रहा है इसके दूरी को बढ़ा दे तो ये आने वाला ऑब्जेक्ट उस वस्तु पर कम फोर्स लगाएगा। और हमारा वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन भी यही कहता है। तो अब हम लिखेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार। गति के प्रकार में हम पहला लिखेंगे सरल रेखी गति या ऋजुरेखीय गति। हेडिंग डालेंगे सरल रेखी गति या ऋजुरेखी गति। लिखेंगे किसी वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश, किसी वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश गति को एक रेखी गति या ऋजुरेखी गति कहते हैं। किसी वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश गति को रेखी गति या ऋजुरेखी गति कहते हैं। अर्थात हम गति कर रहे हैं, हम सरल रेखा में गति करते चले जाएं, या मैं गति कर रहा हूं ऐसे गया ऐसे गया, मतलब सीधी रेखा में जब मैं गति करूंगा उसी को सरल रेखी गति या ऋजुरेखी गति कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पे आपको ज्यादा फोर्स दूंगा, डोंट वरी। ये डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो जहां पर आपको इंपॉर्टेंट है मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो लिखिएगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में आपको कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट के रूप में मिल जाएंगे। लिखिएगा जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर निश्चित समयांतराल में गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, पृथ्वी का सूर्य के परितः गति करना। पृथ्वी का सूर्य के परितः गति करना। दूसरा लिखिएगा, चंद्रमा का पृथ्वी के परितः घूमना। फिर आप तीसरा लिखिएगा,
इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ घूमना। आपसे कोई पूछता है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ गति को हम क्या गति कहेंगे? वृत्तीय गति। या हम ऐसा दे देंगे, आपको पूछ लेता है वृत्तीय गति का उदाहरण है, 3 कोई आपको गलत दे देगा, चौथा आपको ऐसे कोई रिलेटेड देगा जो वृत्तीय गति का उदाहरण होगा, या आपको 1 गलत दे देगा, 2 वृत्तीय गति का उदाहरण होगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा लिख देगा बोथ ए एंड बी राइट। तो हम जो एग्जाम्पल या जो वृत्तीय गति का उदाहरण होगा हम उसे टिक कर देंगे। अब लिखेंगे हम प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति जब किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाता है तो उसकी गति प्रक्षेप गति प्राप्त करता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से फेंका जाता है तो उसकी गति प्रक्षेप गति प्राप्त करता है। यह परवलयाकार पथ को अपनाता है। ऐसे बाबू, ऐसे पथ को हम किसी वस्तु को लेके ऐसे फेंकेंगे तो वो ऐसे परवलयाकार पथ को अपना के गिरेगा। यही हमारा प्रक्षेप गति है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा परास मतलब सबसे ज्यादा परास मतलब सबसे ज्यादा ये प्रक्षेप, ये परवलयाक किस एंगल पे आता है? तो नोट करके लिखिएगा 45 एंगल पर या 45 कोण पर प्रक्षेप का अधिकतम परास प्राप्त होता है। 45 अंश के कोण पर प्रक्षेप का अधिकतम परास प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा दोलन गति। दोलन गति जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है उसी को हम दोलन गति कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम। ये सेकेंड चैप्टर आज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ यहीं पर इस चैप्टर का समापन किया जाता है। कल आपको एक स्पेशल चैप्टर फोर्स पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? फोर्स। क्या पढ़ाया जाएगा? फोर्स। और जो थोड़ा वृत्तीय गति का उदाहरण है इसे आप याद रखना, और जब हम आपको फोर्स पढ़ाएंगे वहां पर वृत्तीय गति का उदाहरण काम आने वाला है और वहां पर भी ये बातें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण समझ में आया भी होगा। नाइस टू इंटरफेस विद अस and thank you, all the best, see you again.